सोचिए, आज की रात जब आप सो जाएंगे, आंखें बंद करेंगे और अंधेरा हो जाएगा, तो एक ख्याल आएगा। एक ऐसा ख्याल जो शायद आपने पहले कभी इतने गहरे से नहीं सोचा। वो ख्याल ये है कि हम कहाँ हैं? इस पूरी यूनिवर्स में, इस अनंत अंधेरों में, हम कहाँ खड़े हैं? और क्या हम सच में अकेले हैं? अब आज 2026 है। इंसान ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। हम मून पे जा चुके हैं, हम मार्स की तस्वीरें ले चुके हैं, हम ब्लैक होल्स की फोटोज खींच चुके हैं। लेकिन एक चीज है जो हम अभी तक नहीं कर पाए। हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर नहीं गए। हम कभी किसी दूसरे तारे तक नहीं पहुंचे। और आज हम एग्जैक्टली यही पूछने वाले हैं कि अगर हम कोशिश करें तो क्या होगा। आज का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी कितनी दूर है। सवाल ये है कि हम वहां पहुंच सकते हैं या नहीं, और अगर पहुंच सकते हैं तो कितना टाइम लगेगा। और अगर वो टाइम सुन के आपका दिल बैठ जाए तो घबराइए मत, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो साइंटिस्ट्स भी बेयरली डिस्कस करते हैं। वो बात जो इस पूरे सवाल का सबसे डार्क और सबसे एक्साइटिंग आंसर है। तो चलते हैं एक सफर पे, जो शुरू होता है यहां से, हमारी प्यारी धरती से, और खत्म होता है एक लाल तारे के पास जो 40 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। सीट बेल्ट बांध लीजिए, या शायद मत बांधिए, क्योंकि जहां हम जा रहे हैं वहां कोई सीट बेल्ट काम नहीं करती। चैप्टर 2, कितनी दूर है प्रॉक्सिमा सेंटोरी? एक रियलिटी चेक। पहले एक बेसिक चीज समझते हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी कितनी दूर है? सिंपल आंसर ये है कि 4.24 लाइट ईयर्स। अब आप सोचोगे कि ये तो इजी है, 4.24 कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन रुको, लाइट ईयर का मतलब है वो दूरी जो लाइट एक साल में ट्रैवल करती है। और लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। पर सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। तो एक लाइट ईयर बराबर है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के, और प्रॉक्सिमा है 4.24 लाइट ईयर्स दूर। इसका मतलब है अप्रॉक्सीमेटली 40 ट्रिलियन किलोमीटर। अब ये नंबर सुनने में बड़ा लगता है लेकिन फील नहीं होता। तो चलिए फील करते हैं एक एनालॉजी से। मान लीजिए आपका घर न्यू दिल्ली में है और आपको मुंबई जाना है। वो डिस्टेंस है लगभग 1400 किलोमीटर। अब मान लीजिए कि ये 1400 किलोमीटर सिर्फ 1 मिलीमीटर है, एक छोटी सी डॉट। तो उस स्केल पे प्रॉक्सिमा सेंटोरी होगी लगभग 28 किलोमीटर दूर। मतलब आपका घर दिल्ली में है और प्रॉक्सिमा सेंटोरी जयपुर में। लेकिन दिल्ली से जयपुर की दूरी सिर्फ 1 मिलीमीटर है उस स्केल पे। ये है असली फासला, ये है स्पेस की सच्ची वास्टनेस। और ये सिर्फ हमारा सबसे करीब का तारा है। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में 400 बिलियन तारे हैं, 400 अरब। और हमारी गैलेक्सी की डायमीटर है 1 लाख लाइट ईयर्स। और यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, 2 लाख अरब गैलेक्सीज। इस स्केल के सामने हम इतने छोटे हैं कि शायद हम एग्जिस्ट ही नहीं करते दिखते हैं। लेकिन हम एग्जिस्ट करते हैं, और हम ये सवाल पूछते हैं, और यही चीज हमें खास बनाती है। अब चलते हैं उस सवाल की तरफ। अगर हम आज निकल पड़े तो कब पहुंचेंगे? चैप्टर 3, स्पीड का गेम, हर व्हीकल का सच। चलिए एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम अलग अलग स्पीड से प्रॉक्सिमा तक जाने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा कि कितना टाइम लगेगा। कोई एग्जैजरेशन नहीं, सिर्फ ब्रूटल ऑनेस्ट मैथ। सबसे पहले पैदल चलना। एक एवरेज इंसान 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। अगर आप आज से प्रॉक्सिमा की तरफ पैदल निकल पड़ें, सीधा बिना रुके, तो आपको लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली 900 बिलियन साल, 9 खरब साल। पूरे यूनिवर्स की एज सिर्फ 13.8 बिलियन साल है। तो आप यूनिवर्स की एज से 65 टाइम्स ज्यादा समय लगाते प्रॉक्सिमा तक पहुंचने में, तब भी आप वहां नहीं पहुंचे होंगे। ठीक है, पैदल नहीं चलेंगे, कार लेते हैं। मॉडर्न हाईवे कार चलती है 120 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से प्रॉक्सिमा तक का टाइम होगा अप्रॉक्सीमेटली 38 बिलियन साल, 380 अरब साल। अभी भी यूनिवर्स की एज से 3 टाइम्स ज्यादा। तो कार भी बेकार है। एरोप्लेन ट्राई करते हैं। बोइंग 747 की स्पीड है 900 किलोमीटर पर आवर। प्रॉक्सिमा तक टाइम लगेगा 5 मिलियन साल, 5 लाख साल। जब हम उस एरोप्लेन में बैठेंगे तब होमो सेपियंस का एवोल्यूशन भी शुरू नहीं हुआ था। हम स्टोन एज से भी पहले की बात कर रहे हैं। अब कुछ सीरियस होते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्पीड है 28,000 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत फास्ट लगती है, लेकिन प्रॉक्सिमा तक आईएसएस की स्पीड से भी लगेंगे 1,60,000 साल, 1,60,000 साल। ये वो टाइम है जब होमो सेपियंस पहली बार अफ्रीका से माइग्रेट किया था। और अब सबसे फास्ट वाला,
वॉयेजर 1 1977 में लॉन्च हुआ था। आज भी वो स्पेस में जा रहा है। इसकी स्पीड है 17 किलोमीटर पर सेकंड, यानी 61,000 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से प्रॉक्सिमा तक पहुंचने में लगेंगे 73,000 साल। 70,000 साल। ये नंबर सुन के दिल थोड़ा बैठ जाता है, लेकिन घबराइए मत, आगे और भी है। चैप्टर 4 सबसे तेज ऑब्जेक्ट और एक उम्मीद की किरण। 2024 में एक कुछ ऐसा हुआ जो साइंटिस्ट्स को जेन्युइनली एक्साइटेड कर गया। पाका सोलर प्रोब ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। ये स्पेसक्राफ्ट सूरज के इतना करीब गया कि इसकी स्पीड रीच कर गई 6,92,000 किलोमीटर्स पर आवर। ये अभी तक का सबसे तेज मैन मेड ऑब्जेक्ट है। इसे पर्सपेक्टिव में रखें तो ये स्पीड ऑफ लाइट का 0.064% है। लगता है बहुत फास्ट है, लेकिन प्रॉक्सिमा तक पाका सोलर प्रोब की स्पीड से भी लगेंगे 6,500 साल। 6,500 साल। इस वक्त इजिप्ट के पिरामिड्स बनाए जा रहे थे, रोमन एम्पायर का नाम तक नहीं था, और तब भी हम प्रॉक्सिमा के पास नहीं पहुंचे होंगे। तो क्या कोई होप है? क्या हम कभी प्रॉक्सिमा पहुंच सकते हैं? हाँ, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज्यादा तेज जाना होगा, और इसके लिए साइंटिस्ट्स के पास कुछ रेवोल्यूशनरी आइडियाज हैं। कुछ जो आज की टेक्नोलॉजी से पॉसिबल नहीं है, लेकिन कल की टेक्नोलॉजी से शायद पॉसिबल हो जाएं। ये आइडियाज सुनने में साइंस फिक्शन लगते हैं, लेकिन ये एक्चुअल साइंस है, रियल रिसर्च है, रियल फंडिंग है, और रियल साइंटिस्ट्स हैं जो इन्हें सीरियसली ले रहे हैं। और इनका जवाब हमारा अगला चैप्टर है। चैप्टर 5 ब्रेक थ्रू स्टार शॉट। 2000 साल में प्रॉक्सिमा। 2016 में एक अनाउंसमेंट आई जो स्पेस कम्युनिटी में अर्थक्वेक की तरह आई। स्टीफन हॉकिंग, यूरी मिलनर और मार्क जकरबर्ग ने अनाउंस किया एक प्रोजेक्ट। नाम था ब्रेक थ्रू स्टार शॉट, और ये प्रोजेक्ट क्लेम करता था कि हम प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक सिर्फ 20 साल में पहुंच सकते हैं। सुनो आइडिया को। एक स्पेसक्राफ्ट बनाओ जो सिर्फ 1 ग्राम का हो, पोस्टेज स्टैंप से भी छोटा। उस पे एक अल्ट्रा थिन लाइट सेल लगाओ, फिर धरती से एक मैसिव लेजर बीम फायर करो सीधा उस सेल पे। लेजर का प्रेशर, फोटॉन्स का प्रेशर उस टाइनी स्पेसक्राफ्ट को पुश करेगा। इतना पुश करेगा कि वो एक्सेलरेट होगा लाइट स्पीड के 20% तक। 20% स्पीड ऑफ लाइट। 20% स्पीड ऑफ लाइट मतलब है अप्रॉक्सिमेटली 216 मिलियन किलोमीटर्स पर आवर। इस स्पीड से प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में लगेंगे एग्जैक्टली 20 साल। 20 साल, एक जनरेशन के अंदर। आज अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो अपनी जिंदगी में प्रॉक्सिमा के पास एक स्पेसक्राफ्ट पहुंचते देख सकता है। ये कॉन्सेप्ट थियोरेटिकली साउंड है, फिजिक्स सपोर्ट करता है, लेकिन इंजीनियरिंग में कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम यह है कि उस लेजर को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी अभी एग्जिस्ट नहीं करती। इतना पावरफुल लेजर बनाना अभी के लिए इम्पॉसिबल है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि उस 1 ग्राम के स्पेसक्राफ्ट में कैमरा, सेंसर और कम्युनिकेशन डिवाइस फिट करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तीसरी और सबसे स्कैरी प्रॉब्लम यह है कि स्पेस बिल्कुल एम्प्टी नहीं है। उसमें हाइड्रोजन एटम्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, और जब आप 20% स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहे हो तो एक सिंगल हाइड्रोजन एटम भी एक पावरफुल बुलेट की तरह फील होता है। स्पेसक्राफ्ट की बॉडी को कंटिन्यूअसली डैमेज मिलती रहेगी। लेकिन साइंटिस्ट्स इन प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं, सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, और शायद एक दिन ये पॉसिबल हो जाए। शायद 2050 तक, शायद 2100 तक, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, और यही उम्मीद काफी है। चैप्टर 6 जनरेशन शिप्स सबसे इमोशनल आइडिया। अब एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो टेक्निकली सिर्फ साइंस नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल सवाल भी है, एक एथिकल डिलेमा भी है, और ऑनेस्टली ये सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है। इसका नाम है जनरेशन शिप्स। आइडिया सिंपल है, लेकिन इम्प्लीकेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। एक मैसिव स्पेसक्राफ्ट बनाओ, इतना बड़ा कि उसमें पूरी एक सिविलाइजेशन रह सके। खेत होंगे, घर होंगे, स्कूल्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, पार्क्स होंगे, पूरी एक सोसाइटी होगी। अब इस स्पेसक्राफ्ट को प्रॉक्सिमा की तरफ लॉन्च करो, स्लो स्पीड से, क्योंकि इतना बड़ा शिप तेज नहीं जा सकता, और फिर सेंचुरीज वेट करो। पहली जनरेशन लॉन्च होंगी, वो लोग अपनी पूरी जिंदगी उस शिप पे जिएंगे। उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चों के बच्चे होंगे। जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो शिप चलती रहेगी, स्लोली, स्टेडिली, स्टार्स के बीच, अंधेरों में। और फिर काफी जनरेशन्स बाद कोई एक दिन एक नए तारे की रोशनी देखेगा, प्रॉक्सिमा की लाल रोशनी, और वो समझेगा कि हम पहुंच गए। लेकिन वो इंसान कभी भी वो नहीं होंगे जो पहले निकले थे। उनका अर्थ से कोई कनेक्शन नहीं होगा। वो कभी ग्रास टच नहीं कर पाए होंगे, वो कभी रेन फील नहीं की होगी। वो एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए होंगे जहां सिर्फ मेटल की दीवारें हैं और आर्टिफिशियल लाइट है। क्या ये फेयर है उनके साथ?
यही एथिकल सवाल है। क्या हम किसी इंसान को एक ऐसी जिंदगी में पैदा करने का हक रखते हैं जहां वो खुद चूज नहीं कर सकता कि वो कहां रहना चाहता है, जहां पूरी जिंदगी एक मिशन के लिए तय हो चुकी हो? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ये एथिकल नहीं है, कुछ कहते हैं कि ये ह्यूमैनिटी का सर्वाइवल है। कोई सही जवाब नहीं है, लेकिन सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7, जर्नी का अनुभव, स्पेस में 20 साल। चलिए एक इमेजिनेशन एक्सरसाइज करते हैं। मान लेते हैं ब्रेक थ्रू स्टारशॉट काम कर गया। हम 2045 में एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करते हैं, 20% स्पीड ऑफ लाइट, 20 साल का सफर। वो 20 साल कैसा होगा? लॉन्च के पहले कुछ सेकंड्स में स्पेसक्राफ्ट धरती से मून तक की दूरी कवर कर लेता है, फिर कुछ मिनट्स में मार्स, फिर कुछ घंटों में एस्टेरॉयड बेल्ट, फिर हमारा पूरा सोलर सिस्टम पीछे छूट जाता है। और फिर शुरू होती है असली यात्रा, इंटरस्टेलर स्पेस। यहाँ एक अजीब चीज है, यहाँ कुछ नहीं है, लिटरली कुछ नहीं। ना कोई प्लैनेट, ना कोई एस्टेरॉयड, ना कोई डस्ट क्लाउड, सिर्फ अंधेरा। और इतना अंधेरा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारा सूरज, वो सिर्फ एक ब्राइट स्टार बन जाता है बाकी सब तारों की तरह, और फिर वो भी डिम हो जाता है, और फिर वो भी तारों की भीड़ में खो जाता है। ये स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल अकेला होगा इस पूरी यूनिवर्स में, सिर्फ अंधेरा और साइलेंस। कोई आवाज नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, सिर्फ एक डायरेक्शन में एक टाइनी ऑब्जेक्ट की सीजलेस जर्नी। ये सोच सोच के अंदर कुछ हिल जाता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जब आप बहुत तेज ट्रैवल करते हो तो टाइम स्लो हो जाता है आपके लिए। इसको कहते हैं टाइम डायलेशन। 20% स्पीड ऑफ लाइट पे ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर हम 90% स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल करें तो स्पेसक्राफ्ट के अंदर सिर्फ कुछ साल बीतेंगे, जबकि धरती पे हज़ारों साल गुजर जाएंगे। एक एस्ट्रोनॉट वापस आएगा अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन से भी छोटा। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये प्रूवन फिजिक्स है। और एक और प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन। अगर स्पेसक्राफ्ट प्रॉक्सिमा के पास पहुंच जाता है और वहां से सिग्नल भेजता है तो वो सिग्नल धरती तक पहुंचेगा 4.24 साल बाद, क्योंकि सिग्नल लाइट स्पीड पे ट्रैवल करता है और दूरी 4.24 लाइट ईयर्स है। मतलब अगर हम कोई सवाल भेजें तो जवाब आएगा 8.5 साल बाद। रियल टाइम कॉन्वर्सेशन इम्पॉसिबल है। वो स्पेसक्राफ्ट हमेशा के लिए अकेला रहेगा। हमें बस वन वे कम्युनिकेशन मिलेगी, सिर्फ डेटा, सिर्फ फोटोज, सिर्फ नंबर्स। चैप्टर 8, प्रॉक्सिमा पे पहुंचे तो क्या मिलेगा? अब ये सवाल आता है जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग और सबसे ज्यादा स्कैरी भी है। अगर हम प्रॉक्सिमा तक पहुंच गए तो वहां क्या मिलेगा? क्या वहां कोई प्लैनेट है? क्या वहां लाइफ हो सकती है? क्या वहां कोई हमारा इंतजार कर रहा है? पहले प्रॉक्सिमा सेंटोरी को समझते हैं। ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है, हमारे सूरज से बहुत छोटा और बहुत डिम। हमारे सूरज की ब्राइटनेस का सिर्फ 0.17%। मतलब अगर आप प्रॉक्सिमा के करीब किसी प्लैनेट पे खड़े हो तो वो स्टार स्काई में सिर्फ एक लाल बिंदी जैसा दिखेगा। कोई गर्म सनलाइट नहीं, कोई सूदिंग ऑरेंज सनसेट नहीं, सिर्फ एक फेंट लाल ग्लो हर तरफ से। एटमॉस्फेयर काफी अलग होगी, एहसास काफी अलग होगा। लेकिन 2016 में एक डिस्कवरी हुई जो साइंटिस्ट्स को जेन्युइनली एक्साइटेड कर गई। एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पास एक प्लैनेट है। इसका नाम दिया गया प्रॉक्सिमा बी, और ये प्लैनेट है स्टार के हैबिटेबल जोन में। हैबिटेबल जोन का मतलब वो एरिया है जहां टेम्परेचर इतना हो कि लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सके, जहां थियोरेटिकली लाइफ सर्वाइव कर सके। ये डिस्कवरी एक गेम चेंजर थी। लेकिन फिर कुछ डार्क फैक्ट्स सामने आए। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक बहुत एक्टिव स्टार है। ये मैसिव सोलर फ्लेयर्स प्रोड्यूस करता है, इतनी पावरफुल फ्लेयर्स कि एक ऑर्डिनरी फ्लेयर भी हमारे सूरज की सबसे बड़ी फ्लेयर से काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है। और प्रॉक्सिमा बी इस स्टार के इतने करीब है कि ये फ्लेयर्स कंटिन्यूसली उस प्लैनेट की सरफेस को बम्बार्ड करती हैं। रेडिएशन लेवल इतना हाई है कि सरफेस पे कोई कॉम्प्लेक्स लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती, जैसे हम जानते हैं। तो क्या प्रॉक्सिमा बी एक डेड प्लैनेट है? क्या वहां कुछ नहीं है? शायद, लेकिन शायद नहीं भी, क्योंकि साइंटिस्ट्स ने रिसेंटली रियलाइज किया है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स रेडिएशन में सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर प्रॉक्सिमा बी के अंडरग्राउंड ओशंस हैं तो रेडिएशन वहां तक नहीं पहुंच सकता। लाइफ वहां छुप सकती है, सर्वाइव कर सकती है, इवॉल्व कर सकती है, हमारे से बिल्कुल अलग, लेकिन फिर भी लाइफ। चैप्टर 9, क्यों जाएं? एक डीपर सवाल। यहां रुक के एक सवाल पूछना जरूरी है, एक सवाल जो बहुत लॉजिकल लगता है। क्यों जाएं? हम जानते हैं जर्नी हजारों साल की है, हम जानते हैं वहां कुछ गारंटी नहीं है, हम जानते हैं धरती पे ऑलरेडी कितनी प्रॉब्लम्स है, क्लाइमेट चेंज है, पॉवर्टी है, डिजीज है। तो फिर हम इतना पैसा, इतना रिसोर्सेज, इतना एनर्जी क्यों लगाएं एक दूसरे तारे तक पहुंचने में?
ये सवाल वैलिड है, लेकिन इसका जवाब सिंपल है। इंसान का नेचर वॉन्डरिंग है। हम कभी एक जगह नहीं रुके। हम अफ्रीका में थे, हम वहां से निकले, ओशंस क्रॉस किए, कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर किए, माउंटेन्स चढ़े, पोल्स पे पहुंचे और फिर स्पेस में गए। ये क्यूरियोसिटी, ये ड्राइव टू एक्सप्लोर, ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये वही चीज़ है जो हमें दूसरे स्पीशीज से अलग करती है। लेकिन एक और रीज़न भी है, एक रीज़न जो थोड़ा डार्क है। हमारी धरती एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। एक एस्टेरॉयड इम्पैक्ट, एक सुपर वॉल्केनो इरप्शन, एक न्यूक्लियर वॉर, एक पैंडेमिक जो कंट्रोल से बाहर हो जाए और हम खत्म। पूरी स्पीशीज, 200,000 साल की हिस्ट्री, पूरी आर्ट, पूरी म्यूजिक, पूरी लव, सब कुछ एक झटके में खत्म। कोई बैकअप नहीं, कोई सेकंड कॉपी नहीं। स्पेस एक्सप्लोरेशन और एक दिन अदर स्टार्स तक जाना, ये एक बैकअप प्लान है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर ह्यूमैनिटी, ताकि अगर यहाँ कुछ बुरा हो तो कहीं और कोई इंसान बचा रहे, कोई याद रहे कि हम थे, कोई कैरी फॉरवर्ड करे हमारी स्टोरीज को, हमारे ड्रीम्स को, हमारी लव को। और ऑनेस्टली, क्या ये काफ़ी रीज़न नहीं है कि हम सर्वाइव करें, कि हम आगे बढ़ें, कि हम सीखते रहें, कि हम एक्सप्लोर करते रहें, कि हम हमेशा ये सवाल पूछते रहें कि वहाँ क्या है। चैप्टर 10, वो बात जो मैंने पहले नहीं बोली। अब वो बात आती है जो मैंने वीडियो के शुरुआत में प्रॉमिस की थी, वो बात जो साइंटिस्ट्स को सबसे ज्यादा डरा देती है, वो बात जिसका जवाब इस पूरे डिस्कशन का सबसे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है। तो सुनिए ध्यान से। अगर हम आज एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करें प्रॉक्सिमा की तरफ, जो ब्रेक थ्रू स्टार शॉट टेक्नोलॉजी यूज करे और वो 20% स्पीड ऑफ लाइट पे जाए, तो वो 20 साल में वहां पहुंच जाएगा। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि धरती पे टेक्नोलॉजी हर साल इंप्रूव होती है, एक्सपोनेंशियली इंप्रूव होती है। तो अगर हम आज लॉन्च करें और फिर 10 साल बाद एक नया स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करें जो 40% स्पीड ऑफ लाइट से जाए, तो वो नया स्पेसक्राफ्ट पहले वाले से पहले प्रॉक्सिमा पहुंच जाएगा। भेजना बाद में, पहुंचना पहले। तो हमें कब लॉन्च करना चाहिए? अगर हम आज लॉन्च करें तो शायद हम टू अर्ली हैं, शायद वेट करना चाहिए जब टेक्नोलॉजी और बेटर हो। लेकिन अगर हम वेट करें तो फिर भी यही सवाल आएगा, कब रुकें वेट करना? कब कहें कि अब टेक्नोलॉजी काफ़ी गुड है? ये एक पैराडॉक्स है जिसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, और साइंटिस्ट्स इस पैराडॉक्स से जेन्युइनली फ्रस्ट्रेटेड है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आज आपको क्लियरली कह सकता हूं, वो ये है कि हम एक ऐसा टाइम में जी रहे हैं जब ये सवाल पहली बार जेन्युइनली आंसरेबल लग रहा है। पहली बार ऐसे टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करते हैं थियोरेटिकली जो हमें दूसरे तारे तक पहुंचा सकती हैं। पहली बार हम इस सवाल को सीरियसली लेते हैं, और ये अपने आप में एक मिरेकल है। हम जाएंगे एक दिन, मे बी 2100 में, मे बी 2200 में, मे बी 2500 में, लेकिन हम जाएंगे क्योंकि ये हमारी फितरत है। और जब कोई स्पेसक्राफ्ट पहली बार प्रॉक्सिमा के पास से गुजरेगा और वहाँ की पहली तस्वीर धरती तक पहुँचेगी, तो वो मोमेंट ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट होगा। उस तस्वीर में चाहे कुछ भी हो, एक बैरन रॉकी प्लैनेट या एक ब्लू ओशन वाला प्लैनेट या कुछ ऐसा जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो मोमेंट हमेशा के लिए सब कुछ बदल देगा। और शायद उस तस्वीर में हम देखेंगे कुछ ऐसा जो हम हमेशा से ढूंढते रहे हैं, लाइफ, किसी और फॉर्म में, किसी और शेप में, लेकिन लाइफ। और उस दिन ये पूरा यूनिवर्स एक अलग जगह लगेगा, छोटा भी और इन्फिनिटली ज्यादा इंटरेस्टिंग भी। या फिर वहां कुछ नहीं होगा, सिर्फ रॉक्स, सिर्फ साइलेंस, सिर्फ एम्प्टीनेस। और उस दिन भी ये यूनिवर्स एक अलग जगह लगेगा, क्योंकि तब हम समझेंगे कि ये सब कुछ सिर्फ हमारे लिए है। ये पूरा वास्ट यूनिवर्स, ये 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज, ये 40 ट्रिलियन किलोमीटर का सफर, ये सब कुछ सिर्फ इस एक पेल ब्लू डॉट के लिए था, सिर्फ हमारे लिए। और दोनों ही आंसर्स इक्वली ब्रेथ टेकिंग है। ये था आज का सफर, एक छोटी सी जर्नी एक बहुत बड़े सवाल के साथ। 40 ट्रिलियन किलोमीटर्स, 4.24 लाइट ईयर्स, एक तारा जो बहुत दूर है, लेकिन इतना दूर भी नहीं कि हम सपना नहीं देख सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कॉस्मिक्सा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक ऐसा सफर है जो आपको अंदर से हिला दे। और कमेंट में जरूर बताइए कि अगर आपको चांस मिले प्रॉक्सिमा जाने का तो क्या आप जाएंगे, और अगर जाएंगे तो क्या ढूंढने जाएंगे। मैं हूं आपका होस्ट और ये थी कॉस्मिक्सा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक नजरें उठाओ, तारों को देखो, क्योंकि वो सिर्फ रोशनी नहीं है, वो मंजिलें हैं।